इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अनिरुद्ध और किंजल संजना के कमरे के पास दीवार के पीछे छुप गए। मोहित अभी भी संजना के कमरे में था। भाई तो अभी भी अंदर है। किंजल ने कमरे में झांकते हुए कहा, तो तू कुछ कर ना, ऐसे खड़े खड़े तो मैं अकेला भी देख सकता था। मुझे कुछ सोचने तो दे। मुझे सुबह तक यहाँ वेट नहीं करना है किंजल। सुबह तक क्यों? अब तुम सोचोगी तब तक सुबह तो हो ही जाएगी। ये सुनकर किंजल अनिरुद्ध को गुस्से से घूरने लगी। अब जाना, अनिरुद्ध ने कहा और किंजल को रूम में धक्का दे दिया। क्या कर रहे हो? किंजल बोलती तब तक तो को कमरे में आ चुकी थी। किंजल तुम यहाँ? और कौन क्या कर रहा है? मोहित बोला। नहीं तो कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई। ऐसे ही मतलब? रात के 2 बजे हैं, अब सो जा। हाँ बस सोने ही जा रही थी, मैंने सोचा एक बार जाकर संजू को देख लूँ, फिर कल तो वो चली जाएगी ना। किंजल ने मासूम फेस बनाते हुए कहा। तुझे बड़ी जल्दी है मेरे जाने की, संजना ने उसकी तरफ शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। यह सुनकर किंजल संजना को आंखें दिखाने लगी। एक तो दोनों का स्नेह मिलन करवा रही हूँ और दोनों बदले में मुझे ही सुना रहे हैं। किंजल मन में बड़बड़ा रही थी। भाई आप अभी तक सोए नहीं? हाँ वो मैं भी संजना को मिलने ही आया था, कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मोहित संजना की तरफ देखता हुआ बोला, थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। भाई, संजना प्यार से मोहित की तरफ देखते हुए बोली। मैं ठीक हूँ संजू, तू सो जा। चल किंजल तू भी जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। हाँ भाई आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। क्यों? अब मुझे क्या काम है? अब तुझे क्या काम है? काम? हाँ काम है ना। कौन सा काम? संजना बोली। मेरी माँ थोड़ी देर चुप रहना, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। किंजल फिर से संजना को आंखें दिखाते हुए मन में बोली। भाई वो पर्सनल है हमारा। अच्छा ठीक है, पर फिर जल्दी जाकर सो जाना, कहकर मोहित चला गया। तू कभी मेरा साथ नहीं दे सकती क्या? किंजल संजना को कहते हुए बोली। अरे मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया? अभी क्या कह रही थी? मैं तुम्हारे लिए सब कर रही थी और तुम मुझ पर ही सवाल कर रही थी। मेरे लिए ऐसा क्या काम है जो तुम इतनी रात को मेरे लिए करने आई? तभी अनिरुद्ध अंदर कमरे में आ गया। ये काम? किंजल अनिरुद्ध को देखकर बोली। अनिरुद्ध तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? संजना उसे अचानक देखकर घबरा गई। मैं चलती हूँ, तुम लोग अपने सवाल जवाब कंटिन्यू रखो, किंजल ने कहा और वो भी वहाँ से चली गई। संजना ने जल्दी से जाकर कमरा बंद कर दिया। तुम इस वक्त क्यों आए? भाई ने देख लिया तो सी। अनिरुद्ध ने संजना के ओंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। तू कब? क्यों? तो क्या हुआ? देखते हैं तो देखने दो। तू भी ना ऐसे कहीं पर भी आ जाते हो। संजना ने उंगली हटाते हुए कहा। हाँ तो क्यों नहीं? जहाँ जहाँ तुम होगी वहाँ वहाँ तुम्हें ये अनिरुद्ध तुम्हारी सेवा में हाजिर मिलेगा। हाँ हाँ सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी डबल। मुझसे बहुत कुछ छुपाया जो था तुमने। सॉरी संजू, आई एम वेरी सॉरी। अनिरुद्ध कान पकड़ता हुआ बोला। नहीं अनिरुद्ध, मैं तो बस मजाक कर रही थी। संजना ने तुरंत अनिरुद्ध के हाथ कान पर से हटा दिए और उसके गले लग गई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैं समझ नहीं सकी तुम्हें। ऐसा नहीं है संजू, तुम्हारे जैसे मुझे कोई समझ नहीं सकता। तुम हो तो मैं हूँ, मेरा वजूद है। अब तो तुम मेरे साथ ही हो, मेरे पास हो, और अब मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध और संजना ने अभी भी खुद को कसकर गले लगाया हुआ था। आज इतने दिनों के बाद इतना सुकून मिला है मुझे भी। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। फिर संजना ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया। अरे क्या कर रही हो? इसके लिए अभी कल रात तक का वेट तो करो। अनिरुद्ध मस्ती करते हुए बोला। सेट अप, तुम ना ऐसी वैसी बातें मत करो। संजना ने अनिरुद्ध को धक्का मार कर सुला दिया। तुम मेरे शक को यकीन में मत बदलो संजू, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अनिरुद्ध फिर से सीरियस फेस बनाता हुआ बोला। सी। संजना ने उसे चुप रहने को कहा और फिर संजना धीरे से अनिरुद्ध के हाथ पर सिर रखकर उसके पास लेट गई। इसी जगह मैं हर रोज़ सोते वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचती थी और आज तुम्हारे साथ इसी जगह तुम्हारे पास हूँ। यकीन नहीं हो रहा है।
तो यकीन करो, क्योंकि कल से हर रात हर सुबह मैं और तुम इसी तरह से साथ और पास होंगे। तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा ना, संजना कुछ सोचते हुए बोली। ये सुनकर अनिरुद्ध ने संजना की तरफ देखा, जिसकी आंखों की कोर में मोती जैसे आंसू झलक आए थे। अनिरुद्ध संजना की तरफ मुड़ गया और उसकी आंखों में आए आंसू पोंछ दिए और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, संजू मेरी तरफ देखो। पर संजना ने अपना सिर हिला के मना कर दिया। संजू, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। संजना ने भीगी आंखों से अनिरुद्ध की आंखों में देखा। संजू, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार की वजह से ही मैं कोमा से बाहर आ पाया हूँ, इसलिए ये गिल्ट कभी मत लाना। संजना ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। संजू, आज इतने दिनों के बाद हम मिले हैं और तुम फिर भी ये मोती से भी ज़्यादा कीमती आंसू बहा रही हो। चलो अब रोना बंद और मुझे एक प्यारी सी स्माइल चाहिए। अनिरुद्ध मुस्कुराता हुआ बोला। और ये सुनकर संजना भी मुस्कुराने लगी। आई लव यू अनिरुद्ध, आई लव यू टू संजू, अनिरुद्ध ने कहा और हल्के से संजना का माथा चूम लिया। फिर अनिरुद्ध धीरे धीरे संजना के सिर पर हाथ फेरने लगा। वो अगले दिन जो होने वाला था उसके बारे में सोच रहा था और संजना अनिरुद्ध के पास हाथ पर ही सो गई थी। अनिरुद्ध ने जब देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संजना सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। संजू, अब वक्त आ गया है दुनिया के सामने आने का। कल पूरी दुनिया जान जाएगी अनिरुद्ध ओबराय संजना का है और संजना अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध ने धीमे से कहा और फिर वो भी सो गया। सुबह हो चुकी थी, शादी का दिन था, इसलिए सब लोग जल्दी उठ गए थे। मोहित किंजल को उठाने के लिए उसके कमरे में आया, पर किंजल तब तक उठ चुकी थी और तैयार भी हो गई थी। आज जल्दी उठ गई मेरी किंजू, मोहित किंजल के पास आता हुआ बोला। हाँ, संजू उठ गई क्या? पता नहीं भाई, अनिरुद्ध भी दिखाई नहीं दे रहे, अपने कमरे में नहीं थे, तो जरा देख ले, मैं संजना को उठा के आता हूँ। मोहित ने जैसे ही बोला, किंजल के हाथ से उसकी लिपस्टिक गिर गई। क्या हुआ? मोहित को अजीब लगा किंजल को ऐसे शौक देखकर। कुछ नहीं भाई, आप रुकिए, मैं जाती हूँ संजू के पास, उसे उठाकर तैयार भी कर दूंगी। किंजल बोलती बोलती भाग कर जाने लगी। अरे पर मोहित कुछ बोले उससे पहले किंजल जा चुकी थी। ये लड़की भी ना। मोहित मुस्कुराता हुआ चला गया। किंजल भागती हुई संजना के कमरे में गई तो अनिरुद्ध और संजना अभी भी सो रहे थे। हे भगवान, दोनों को मिलने को कहा था और ये दोनों तो साथ में एक ही बिस्तर पर सो गए। किंजल ने अपना सिर पीट लिया था। संजू, अनिरुद्ध उठो उठो, सुबह हो गई है, सोने दो ना, संजना नींद में बोली और फिर से सो गई। अनिरुद्ध उठो। किंजल दोनों को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ मोहित भाई आइए। हाँ, अनिरुद्ध और संजना साथ में ही है, किंजल जोर से बोली। ये सुनते ही दोनों झट से खड़े हो गए। भाई, संजना इधर उधर देखने लगी। मोहित कहाँ है? अनिरुद्ध ने पूछा। बाहर हैं, और अभी मैं नहीं होती तो यहाँ मेरी जगह वो होते और तुम दोनों को ऐसे देख लिए होते। ओह, रात को पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, संजना ने कहा। कोई बात नहीं संजू और अनिरुद्ध, तुम जाओ, भाई तुम्हें ढूंढ रहे थे। संजय, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, किंजल ने कहा और वो चली गई। अनिरुद्ध और संजना भी तैयार होने चले गए। उधर त्रिपाठी हाउस में भी सब जोर शोर से तैयार हो रहे थे। हेलो, हाँ बोलो। जगदीश चंद्र त्रिपाठी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोले। सर, कल का सारा इंतजाम हो गया है, सामने से आवाज़ आई। बढ़िया, कल सारी मेडिसिन ठीक से एयरपोर्ट पहुंच जानी चाहिए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जी सर, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। बेटे तैयार हो गए? जगदीश चंद ने हरदेव के पास आते हुए कहा। हाँ पापा, बस हो गया। हरदेव बोला। बेटा देखा आना, मैंने जैसा कहा वैसे तुमने किया तो तुम आज अपनी पसंदीदा लड़की के साथ शादी कर पा रहे हो। ऐसे ही हमेशा मेरी बात माना करो। जी पापा, हम मेरे बाद तुम्हें ही मेरी जगह लेनी है, इसलिए अपने बाप की तरह चालाक बन जाओ। जो चाहोगे वो तुम्हारे कदमों में होगा। आप सही कह रहे हो पापा, आज के बाद से मैं आपकी सारी बात मानूंगा, हरदेव ने कहा और फिर जगदीश चंद वहाँ से चले गए। आज बारात में कई सारे लोग होंगे। जगदीश चंद और हरदेव भी सिक्योरिटी भी टाइट रखी होगी, इसलिए कोई भी गड़बड़ ना हो उसका ध्यान रखना। संजना, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? अनिरुद्ध सबको आखिरी बार आज का प्लान समझा रहा था। हाँ याद है, संजना ने कॉन्फिडेंस से कहा। गुड। मोहित, आप कैमरे में नज़र रखना, आपको जरा सा भी कोई शक हो तो मुझे तुरंत बता देना। ओके अनिरुद्ध, मोहित ने कहा और वो वहाँ से चला गया।
किंजल तुम संजना के साथ ही रहना, जब संजना वहाँ जाए तब उस पर नज़र रखना, कुछ भी तकलीफ़ लगे सौरभ को तुरंत बता देना, वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों चलते हैं पार्लर के लिए, संजना ने कहा। हाँ, अपना ध्यान रखना, अनिरुद्ध ने कहा, और फिर संजना और किंजल पार्लर चले गए। आज आखिरी दिन है इस मास्क से चेहरा छुपाने का, फिर इससे हमेशा के लिए आज़ाद, अनिरुद्ध मास्क पहनते हुए बोला। सौरभ ने भी विग पहने और अपने वरुण वाले गेटअप में आ गया था। आज अखिल अंकल और अनुराधा जी भी आने वाली थी, दादी तो पहले से ही थी। सौरभ के चाचा चाची कुछ काम की वजह से नहीं आने वाले थे, पर अनिरुद्ध ने शर्मा जी को इनविटेशन दे दिया था, वो भी फुल फैमिली त्रिपाठी हाउस से भी बारात निकलने के लिए तैयार थी। और हमारे सभी कमांडर बारात में बैंड बाजा लेके तैयार थे। चलो बेटा, बारात का समय हो गया है, जगदीश चंद ने हरदेव के पास आते हुए बोला। हाँ चलिए पापा। हरदेव जाके अपनी घोड़ी पर चढ़ गया। चलिए बाहर बजाइए, चलिए बजाइए, जगदीश चंद ने कहा और बैंड वालों ने बजाना शुरू किया। सभी लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। जगदीश चंद भी खुलकर नाच रहे थे। उनके बेटे की जो शादी थी, बारात यहाँ से निकल चुकी है। कबीर ने फ़ोन में कहा। ठीक है कबीर, तुम हरदेव पर नज़र रखना और उसके पीछे ही रहना, अनिरुद्ध ने कहा और फ़ोन काट दिया। बारात निकल चुकी है, अनिरुद्ध ने सबको ब्लूटूथ डिवाइस से बताया, जिसे सबके कानों में लगा हुआ था, ताकि वो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। सिंघानिया मैंसन में बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता भी अतिथि बनकर आए हुए थे। मीडिया भी आज इस विवाह में शामिल होने वाली थी। लगता है बारात आ गई, चलिए, रागिनी जी ने राजेश जी को बुलाते हुए कहा। रागिनी जी, राजेश जी, मोहित और परिवार के और बड़े लोग दरवाजे पर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बारात के अंदर आते ही रागिनी जी ने हरदेव की आरती उतारी और तिलक किया, और फिर जगदीश चंद्र त्रिपाठी को भी तिलक करके हार पहनाकर उनका स्वागत किया। उन सब के लिए नाश्ते का इंतजाम किया हुआ था, तो सब नाश्ते पानी में जुट गए। संजना और किंजल तैयार हो गई थी। संजना ने वही पिंक वाला शादी का जोड़ा पहना था। आज वो इतनी सुंदर लग रही थी कि पूछो ही मत। गुलाब की कली सी कोमल, चांदनी सी खूबसूरत, जैसे कोई चांद का टुकड़ा ही ज़मीन पर आ गया हो। किंजल भी बादामी रंग के लहंगे में भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों पार्लर से बाहर आई। अब टाइम आ गया है संजू, तो फ़ोन लगा उस हरदेव को। किंजल संजना को फ़ोन देती हुई बोली। हाँ, संजना ने इतना बोलकर हरदेव को फ़ोन लगा दिया। उधर हरदेव नाश्ता कर रहा था। उसने जैसे देखा कि संजना का फ़ोन आ रहा है, उसने तुरंत कॉल उठा लिया और वहाँ से थोड़ा दूर आ गया। हेलो, हरदेव ने फ़ोन उठाते हुए कहा। हरदेव जी, आप आ गए क्या? हाँ, हम यहाँ पहुँच गए हैं, पर आपने अभी इस वक्त कॉल किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम पार्लर में आए थे, अब बस वहीं आ रहे हैं। ओह, ज़रा जल्दी आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, पर वो आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? वो घबराइए मत संजना जी, बोलिए ना। वो मैं ये कह रही थी कि क्या आप मुझसे मिल सकते हैं अभी? हाँ अभी, आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे इस वक्त मुझे बुला रही हैं, मतलब इस वक्त ऐसे कैसे मैं आ सकता हूँ? आप ये समझिए कि कुछ तो हुआ है, और जो भी हुआ है इससे हमारा रिश्ता ज़रूर बदलने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो हुआ है उसे मैं आपको आपकी आंखों में देखते हुए बताना चाहती हूँ, वो भी हमारी शादी से पहले। संजना बहुत प्यार से ये सब बोली। हरदेव ये सुनकर खुश हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ, पर मुझे आना कहाँ है? हमारे घर के पीछे जो स्टोर रूम है वहाँ आ जाइए। वो क्या है ना कि वहीं एक जगह है जहाँ आज कोई नहीं होगा। हाँ ये भी सही है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ध्यान से, और किसी को पता ना चले, ऐसे आइए। हाँ, इतना कहकर संजना ने कॉल कट कर दिया। वाह, क्या बॉटल में उतारा है तूने उस हरदेव को, इम्प्रेसिव या वेब्स, संजना ने कहा और दोनों हंसने लगे। चलो अब जल्दी चलो। संजना और किंजल दोनों घर की तरफ पीछे के रास्ते से जाने लगी। हरदेव जैसे ही वहाँ से निकला, कबीर भी उसके पीछे जाने लगा। संजना और किंजल पीछे के दरवाजे से स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। फिर तू वहाँ जाके छुप जा, किंजल तू वहाँ जाके छुप जा, संजना ने कहा। हाँ, फिर संजना स्टोर रूम में हरदेव का वेट करने लगी। मैं स्टोर रूम में पहुँच चुकी हूँ, संजना ने सबको खबर पहुँचा दी।
संजना पीछे मुड़कर एक जगह खड़ी हो गई। हरदेव जैसे ही वहां आया, उसने संजना को वहां खड़ा हुआ देखा। संजना जी। संजना ये सुनते हरदेव की तरफ मुड़ी। संजना को देखकर हरदेव जैसे उसकी खूबसूरती में खो ही गया। संजना धीरे धीरे हरदेव के करीब आई। हरदेव अभी भी संजना को देख रहा था। हरदेव जी, संजना ने कहा, पर हरदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। हरदेव जी, संजना ने चुटकी बजाते हुए फिर से कहा। तब हरदेव होश में आया। हाँ, क्या हुआ? वो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, संजना मुस्कुराती हुई बोली। वो आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ, वो मैं ये कहना चाहती थी कि क्या? संजना हरदेव के और करीब आने लगी। हरदेव की धड़कनें तेज होने लगी। मैं ये कहना चाहती थी कि संजना हरदेव की आंखों में आंख मिलाकर बोल रही थी। हरदेव भी उसकी आंखों में खोता जा रहा था। जैसे संजना को वीक मोमेंट महसूस हुई, उसने अपने हाथ में पीछे छिपाया हुआ रुमाल निकाला और हरदेव को सुंघा दिया, जिससे क्लोरोफार्म डाला हुआ था। संजना जोर से रुमाल हरदेव के मुंह पर दबाने लगी। हरदेव उसका हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर छुड़ा नहीं पाया और बेहोश होने लगा। और तभी सौरभ वहां आ गया, जो वही स्टोर रूम में छुपा हुआ था। सौरभ ने उसे पकड़ लिया। किंजल भी वहां आ गई। सौरभ ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। अनिरुद्ध, आजा भाई। जैसे ही सौरभ ने अनिरुद्ध को मैसेज पहुंचा दिया, थोड़ी देर में अनिरुद्ध भी वहां पहुंच गया। सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, सब ठीक है अनिरुद्ध, संजना ने शांति से कहा। उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना तुम्हारे साथ? नहीं, सब प्लान के मुताबिक ही हुआ है। अब जल्दी तुम ये हरदेव के कपड़े पहनकर आ जाओ। सौरभ ने अनिरुद्ध के पास जाते हुए कहा। हाँ संजना, किंजल, तुम दोनों जाओ, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। हम अभी आते हैं। इस हरदेव को ठिकाने भी लगाना है। अनिरुद्ध ने हरदेव की तरफ देखते हुए कहा। अनिरुद्ध ने अभी संजना पर गौर नहीं किया था। संजना बड़ी आज से उसकी तरफ देख रही थी, पर अनिरुद्ध का माइंड अभी हरदेव के बारे में ही सोच रहा था। अरे जाओ। अनिरुद्ध ने संजना को अभी भी वहाँ खड़े देखकर कहा, तो संजना मुंह बिगाड़ कर वहाँ से चली गई। ये शादी का मोड़ तो शुरू होने वाला, ये हरदेव कहाँ चला गया? जगदीश चंद ने हरदेव के कजिन भाई से पूछा। पता नहीं अंकल, मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। ये लड़का भी ना। सुनो, तुम सब जाके देखो तो। जगदीश चंद ने अपने कुछ आदमी को हरदेव को ढूंढने भेजा। तभी मंडप में पंडित जी ने दूल्हे को आने के लिए कहा। अरे कहाँ रह गए ये? अपना मन तो नहीं बदल लिया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर किधर गया? जगदीश सिंह टेंशन में बोले जा रहे थे और नज़र घुमा के हरदेव को ढूंढ रहे थे। लो आ गया दूल्हा, पीछे से कोई बोला। तो जगदीश चंद ने देखा तो उनकी जान में जान आई। हरदेव की शेरवानी पहनकर अनिरुद्ध मंडप में आ चुका था और माथे पर सेहरा बांधा हुआ था। अनिरुद्ध सीधा किसी से मिलने बिना मंडप में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा और ये सुनते ही सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया। संजना, मोहित और राघव का एक एक हाथ थामे खड़ी हुई थी और पीछे किंजल और मेरा हाथों में फूलों की थाली ली हुई थी। मोहित और राघव संजना का हाथ थामे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और किंजल और मेरा संजना पर फूलों की बरसात कर रही थी। इस नज़ारे ने सबका मन मोह लिया था और अनिरुद्ध ने जब संजना को आते हुए देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसका तो मन हो रहा था कि अभी वो अपना सेहरा हटाए और संजना के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा ले, पर खैर वो भी क्या करता। उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ऐसे ही उसे अपने सपनों की राजकुमारी को देखना पड़ रहा था। जो ख्वाब उसने देखे थे आज वो सच हो रहे थे। संजना उसी के कहे पिंक लहंगे में उसके पास आ रही थी। ये कोई सपना तो नहीं ना? अनिरुद्ध ने आंखें मीचकर फिर से देखा और मन में कहा, नहीं ये सपना नहीं, बिल्कुल सच है। पीछे खड़ा सौरभ अनिरुद्ध की बात सुनकर बोला और ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। अनिरुद्ध खड़ा हो गया। संजना जैसे मंडप के पास पहुंची, अनिरुद्ध ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोहित ने संजना का हाथ अनिरुद्ध के हाथों में रख दिया और ये देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। संजना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर मंडप में बैठ गई और पंडित जी ने आगे की विधि शुरू कर दी। ये पिंक लहंगा, खुली जुल्फें, आंखों में काजल, ये शर्माता चेहरा, उफ, ऐसे ही जान मांग लेती। इतने इंतजाम क्यों किए मोहतरमा? अनिरुद्ध धीरे से संजना के कानों में उसकी तारीफ करता हुआ बोला, पर संजना ने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे कुछ कहो तो सही, पूजा में ध्यान दो, बातों में नहीं। संजना ने धीरे से कहा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा ध्यान तुम पर से हट ही नहीं रहा है। ऐसे में मैं पूजा में ध्यान कैसे दूँ, बोलो?
ओ फाइनली तुम्हारा ध्यान मेरे पर आया तो सही। मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारे पर ही होता है संजू। हाँ, जैसे पीछे स्टोर रूम में तो मैं जैसे पुराने कपड़े पहनकर आई थी ना, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया ना मुझ पर। संजना अनिरुद्ध को टोट देती हुई बोली। तब अनिरुद्ध को समझ में आया कि उस वक्त अनिरुद्ध ने संजना पर ध्यान नहीं दिया कि वो उसके फेवरेट लहंगे में रेडी होकर आई थी। ओह, अब समझ आया कि तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तुम लड़कियों को भी कोई भी सिचुएशन में अपनी तारीफ ही सिचुएशंस में भी अपनी तारीफ ही सुनी होती है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यही कि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान हरदेव पर था। एक तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, और बस इसलिए मेरा पूरा फोकस हमारे प्लान पर था। तो अभी तुम्हारा फोकस किस पर है? अभी मेरा पूरा फोकस हमारी शादी पर है जो अभी हो रही है। इसलिए प्लीज़ तुम भी अपनी नाराज़गी छोड़ दो ना। मैं कोई तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान कर रही थी। सौरभ दोनों को कब से इस तरह खुसर फुसर करता देख रहा था। उसने किंजल को इशारा किया। किंजल भी समझ गया और संजना के पास गई और उसकी चुन्नी ठीक करने लगी। तुम दोनों थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? शादी के बाद तुम दोनों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसलिए अभी बातों पर नहीं रस्मों पर ध्यान दो, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। किंजल चुंदरी ठीक करती हुई धीरे से बोली। ये सुनकर दोनों चुप हो गए और पंडित जी के कहे मुताबिक करने लगे। इस तरह हरदेव को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे तो रस्सी से बांध दिया गया है। हरदेव ने दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। हरदेव की आंखों में खून उतर आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया संजना, अच्छा नहीं किया। वो गुस्से में ज़ोर से चिल्लाया। अब तक तो शादी का मुहूर्त शुरू हो गया होगा और मेरे कपड़े, मेरे तो शेरवानी पहनी हुई थी। ये किसके कपड़े मैंने पहने हैं संजना? तुमने ये जो गेम खेला है ना मेरे साथ, उसका फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हरदेव ने अपनी मुट्ठी कस ली थी गुस्से में। अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये अच्छे वाले हरदेव का तुमने अच्छा फ़ायदा उठाया है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं। हरदेव इतना बोलकर रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने कहा। संजना और अनिरुद्ध वरमाला के लिए खड़े हुए और फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर आगे की विधि शुरू हो गई। इस तरफ हरदेव रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी स्टोर रूम में रखी पुरानी कांच की डिश दिखाई दी। वो जैसे तैसे करके कुर्सी को पैरों से पीछे धकेलते हुए टेबल की तरफ आया और उसने पीछे बंधे हाथों से वो डिश गिरा दी और डिश के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने कुर्सी गिरा दी और कुर्सी के साथ नीचे गिर गया। उसने कांच का टुकड़ा लिया और उससे रस्सी खोलने लगा। कांच का टुकड़ा उसके हाथ में भी लग गया और उससे खून भी बहने लगा, पर वो रुका नहीं। अब सब अभी शादी देखने में बिजी थे, इसलिए किसी का भी ध्यान कैमरे में गया नहीं जो वो स्टोर रूम में भी लगा था कि आए थे। हरदेव ने थोड़ी कोशिश के बाद रस्सी खोल दी। उसने बाद में अपने पैर भी खोल लिए और खड़ा होकर बाहर जाने लगा, पर स्टोर रूम बाहर से बंद था। हरदेव को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में ज़ोर से दरवाजे पर पैर दे मारा और दरवाज़ा तोड़ दिया। हरदेव गुस्से में आग निकालता हॉल की तरफ जाने लगा। फेरे के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने कहा। अनिरुद्ध और संजना फेरे के लिए खड़े हो गए। कबीर ने उस वक्त एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उसने जैसे कैमरा देखा तो उसे हरदेव गुस्से में वहीं आता हुआ दिखाई दिया। वो बस कुछ ही कदम दूर था। उससे इतना बोलते वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। अनिरुद्ध ने उसे जाते हुए देख लिया। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, अनिरुद्ध मन में ही बोला। कबीर भागता हुआ हरदेव को रोकते हुए अपने और दो साथी के साथ जाने लगा। वो तीनों हरदेव के सामने आकर खड़े हो गए। हरदेव ने गुस्से में कबीर पर जोर से वार किया, पर कबीर वहां से हट गया और पीछे से उसे पकड़ लिया। तीनों ने हरदेव को कसकर पकड़ा हुआ था, पर वो तीनों उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हरदेव ने जोर से तीनों को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। अनिरुद्ध और संजना जैसे फेरों के लिए कदम आगे बढ़ा रहे थे, तब आवाज़ आई, रुक जाओ, हरदेव जोर से बोला। ये सुनकर सब उस तरफ देखने लगे और हरदेव वहाँ देखकर सब चौंक गए। जगदीश चंद्र के तो होश ही उड़ गए। वो भागते हुए हरदेव के पास आ गए। बेटा, ये क्या हालत बनाई हुई है, और तुम यहाँ हो तो? मंडप में कौन है? मंडप में कौन है वो तो संजना जी ही बताएंगी।
क्यों संजना जी? हरदेव संजना को आंखें दिखाता हुआ बोला। ये सब देखकर संजना राजेश जी अनिरुद्ध के पास आए और उसका सेहरा निकाल दिया। अनिरुद्ध को सामने देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई और जगदीशन और हरदेव जी तो जैसे जान ही हथेली में आ गई थी। तुम? राजेश जी गुस्से में बोले। ये कैसे हो सकता है? हरदेव जगदीशन की तरफ देखकर बोला। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। जगदीशन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ पापा, मैं अनिरुद्ध शांत स्वर में बोला। खबरदार, जो मुझे पापा कहा है तो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ मंडप में बैठने की? राजेश जी ने गुस्से से अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लिया। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए अनिरुद्ध को। संजना राजेश जी का हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम जानती हो इसने तेरे साथ क्या किया है, फिर भी तुम मुझे रोक रही हो? हाँ पापा, क्यों कि मैं यह जानती हूँ जो आप सब नहीं जानते। हाँ पापा, संजू सही कह रही है। अनिरुद्ध बेकसूर है। उस दिन जो हुआ वो इन्होंने नहीं किया था। मोहित राजेश जी के पास आता हुआ बोला। हाँ मासा, अनिरुद्ध ने कुछ नहीं किया। किंजल भी अनिरुद्ध के साथ खड़ी हो गई। सब लोग ये ड्रामा देख रहे थे। हरदेव और जगदीशन की तो घबराहट बढ़ने लगी थी और एक और हरदेव को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वाह वाह संजना जी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला मेरे साथ। हरदेव ताली बजाता हुआ संजना के करीब आने लगा। ये लड़का अब क्या कर रहा है? एक तो खुद पर कंट्रोल रहता नहीं है इसका, ये मुझे भी मरवाएगा। जगदीशन अच्छे से वाकिफ थे हरदेव के गुस्से से। गेम खेला है और वो भी मेरी बेटी ने? राजेश जी ने आश्चर्य से कहा। जी पापा, पहले इन्होंने मुझे स्टोर रूम में मिलने बुलाया और फिर मुझे बेहोश करके रस्सी से बांध दिया और मेरी जगह इस धोखेबाज अनिरुद्ध को मंडप में बैठा दिया। हरदेव शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर अनिरुद्ध, संजना, मोहित, किंजल सब उसे घूरते हुए देखने लगे। संजना, क्या तुमने ये सब किया है? राजेश जी ने जोर से संजना से पूछा। हाँ पापा, मैंने ही ये सब किया है। ये सुनते राजेश जी को और भी गुस्सा आया। संजना, तुम्हें अपने बाप की जरा सी भी इज्जत नहीं है। इस लड़के के आते ही तुम सब भूल गए। देखिए ना पापा, इस लड़के ने ही संजना और बाकी सबको अपने बातों में फंसाया होगा। हरदेव फिर से बोला। सेट अप हरदेव जी, अब एक और शब्द दें और ये जो आप शरीफ बनने का नाटक कह रहे हैं ना, वो बंद करिए, क्योंकि हम आपकी सच्चाई जानते हैं। संजना गुस्से में बोली। संजना, ये क्या तरीका बात करने का? राजेश जी फिर से चिल्लाए। पापा, आप नहीं जानते इसकी सच्चाई। तुमने जो मुझे और मेरे अनिरुद्ध को जुदा करने की साजिश रची थी ना, उसमें तुम फेल हो गए हो, क्योंकि हम दोनों को जुदा करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सब्जी। संजना हरदेव के पास जाती हुई बोली। हरदेव ये सब सुनकर आग बबूला हो गया। अब तक उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी, बंद किए अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, पर संजना को अपनी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बोलते हुए उसका गुस्सा लिमिट से बाहर हो गया। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे इसे बेहोश करके तुम इससे शादी कर लोगी? तुम मुझे जानती नहीं हो। ये हरदेव जिसे अपना बना लेता है उसे अपना बनाकर ही छोड़ता। हरदेव दांत मीचते हुए संजना का हाथ जोर से पकड़ता हुआ बोला। उसने इतने जोर से संजना का हाथ पकड़ा हुआ था कि उसका दर्द संजना के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका, राजेश जी ने कहा, पर हरदेव ने हाथ नहीं छोड़ा। छोड़ो संजना का हाथ। अनिरुद्ध हरदेव के पास आता हुआ गुस्से से घूरता हुआ बोला। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा? मैंने कहा छोड़ो संजना का हाथ। नहीं छोड़ूंगा, कहा ना। अनिरुद्ध ने हरदेव का हाथ पकड़ लिया और जोर से पकड़ा कि उसके हाथ से संजना का हाथ छूट गया और फिर अनिरुद्ध ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा और हरदेव मुंह के बल गिर गया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रागिनी जी तुरंत संजना के पास आते हुए बोली। हाँ मम्मा, तेरी हिम्मत कैसी हो मुझ पर हाथ उठाने की? हरदेव उठा। हरदेव को अनिरुद्ध को मुक्का मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज नहीं हरदेव, आज जो करूँगा वो सिर्फ मैं करूँगा। तू कुछ भी नहीं कर सकता। जानते हो ना मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ? हाँ जानता हूँ, पर तू नहीं जानता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अनिरुद्ध ने और हरदेव की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जो लोग सच्चाई जानते थे वो समझ चुके थे, पर दूसरे सब परिवार के लोग बिना अंग्रेजी जाने अंग्रेजी मूवी देखने
कि जैसे यहाँ चल रहा ड्रामा देखे जा रहे थे। ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा? राजेश जी आप परेशान होते हुए बोले। पापा आप यहाँ समझ लीजिए कि सगाई वाले दिन जो हुआ वो करने वाला और कोई नहीं, पर ये हरदेव और उसका बाप ये जगदीश चंद्र त्रिपाठी थे। मोहित बोला, अबे तू ये सब क्यों बोल रहा है? तू ही तो हमारे पास आया था ना इस अनिरुद्ध की खोजने के लिए मदद मांगने, और तू तो उसे सज़ा दिलवाना चाहता था ना। कितना ड्रामा करके गया था, ड्रामेबाज कहीं का। हरदेव मोहित की बात पर भड़क उठा था। जुबान संभल कर बात करो हरदेव, अनिरुद्ध ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। रहने दे अनिरुद्ध, जैसी सोच होगी वैसी जुबान खुलेगी ना। और हाँ सही कहा तुमने, मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा था, मैं तो सच पहले से ही जानता था। मोहित तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला। और तू जानता है आज मेरे यहाँ तेरे सामने हूँ तो किसकी वजह से हूँ? मोहित की वजह से। तो सोच रहा होगा कि इसे तो मैंने समुंदर में फेंक दिया था, पर मोहित ने आगे मुझे बचा लिया था, अनिरुद्ध बोला। ओ तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।